Assalamu alaikum, dear viewers. Today we are going to discuss the last chapter of the political science, that is democratic rights. So this is the chapter 6, political science, and this is the last chapter of political science, and with this chapter we are going to complete the political science portion of your social science. देखिए, हर कोई बंदा चाहता है कि एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा मैकेनिज़्म हो जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी हो, आपका तहफ़्फ़ुज़ हो, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, आपकी डिग्निटी हो, और जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच आर अगेंस्ट यू. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, जेल में नहीं डालना चाहिए तब तक जब तक न उसने कोई जुर्म किया हो, जब तक न उसने कहीं पे कोई कानून तोड़ा हो. अब अगर किसी को अरेस्ट किया गया तो इसको एक ऐसा मौका मिलना चाहिए कि ये अपने आप को डिफेंड करे. देखिए, कानून में एक मैक्सिम है, देयर इज अ मैक्सिम, वो जो मैक्सिम है, उस मैक्सिम के तहत ये कहा गया है कि हम किसी भी बंदे को, किसी भी एक्यूज्ड को हम मुजरिम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक न उसका जुर्म जो है वो साबित किया गया हो. यानी नो वन कैन बी टर्म्ड एज ए क्रिमिनल until his guilt is not proved. जब तक न उसका जो जुर्म है वो साबित किया गया हो, हम उसको मुजरिम नहीं कह सकते हैं. नाउ मेरा पॉइंट जो है, मैं कह रहा हूँ कि हम किसी बंदे को अरेस्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक उसने कोई कानून तोड़ा हो, या अगर उसने आपको कानून तोड़ा हो तो उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करे. यानी उसको एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करें, कि वो अपने आप को साबित करें कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है. तो one person has to be reasonable in what one expects and demands of everyone else. For one has to grant the same to everyone. लेकिन ये एश्योरेंस जो बाकी चीज़ें हैं, इट इज़ जस्ट ऑन द पेपर. कि कोई है जो इन एश्योरेंसेस को इन्फोर्स करे, जो इन एश्योरेंसेस को लागू करे, या वो जिन्होंने कोई जुर्म किया हो उनको सज़ा मिले. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हर कोई बंदा एक ऐसा सिस्टम चाहता है कि जहाँ पे एक थोड़ी बहुत कोई तो चीज़ हर किसी को मिले. यानी देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पावरफुल एंड द वीक. कमज़ोर और ताकतवर में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए, गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए. तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल है? आप इन चीज़ों को कैसे मांग सकते हो? तो इसके पीछे जो स्पिरिट है, and the spirit behind these things is the spirit of law, the spirit of right. तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड है
कि आप कैसे इन चीज़ों को मांग सकते हो। आप इन चीज़ों को मांग सकते हो जब आपके पास हुकूक है, when you claim it as a matter of right। जब आपके पास हुकूक हो तब आप ये कह सकते हो, ये चीज़ डिमांड कर सकते हो कि देयर शुड नॉट बी अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पावरफुल एंड द वीक, देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देयर मस्ट बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी। तो ये चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो जब आपके पास क्या है, जब आपके पास राइट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस राइट, या हम कहेंगे व्हाट आर राइट्स। तो राइट्स किन चीज़ों को हम कहते हैं, ये हुकूक हम किन चीज़ों को कहते हैं। सो फार एज द डेफिनेशन पोर्शन इज कंसर्न्ड, वी कैन से rights are claims of a person rights are claims of a person recognized by the society recognized by the society and enforced by the state। So we can say that a right जो है that's a claim। तो ये वो क्लेम है, ये वो क्लेम है जिस क्लेम को आपकी सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज किया है, आपके समाज ने रिकॉग्नाइज किया है, और जिसको आपके स्टेट की तरफ से इन्फोर्स किया जाएगा। यानी where there is enforcement from the state, where this claim is recognized by the society, जहाँ इस राइट को आपकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, आपकी सोसाइटी रिकॉग्नाइज करती है, आपका समाज रिकॉग्नाइज करता है, और जहाँ पे इस आपके राइट को एक स्टेट की तरफ इन्फोर्स किया जाता है। सो वी कैन से दैट राइट्स आर क्लेम्स ऑफ ए पर्सन recognized by the society and enforced by the state। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से रहें, हमें कोई डर ना हो, या हमें कोई डिग्रेडेड ट्रीटमेंट ना हो, कोई ऐसा हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव ना हो कि जिस बर्ताव के ज़रिए हमको नीचा दिखाया जाएगा। एंड फॉर दिस रीज़न, फॉर दिस पर्पज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी लोगों को टू बिहेव इन सच अ वे दैट इट डज नॉट हार्म और हर्ट अस। देखिए, पहले कहा जाता था, यूजुअली मैंने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं राइट्स के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था, एंड दिस टाइम आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, कि ये जो राइट है, ये जो राइट्स हैं, ये यूजुअली एक इंसान को एक्रू हो जाता था, ये यूजुअली एक इंसान को गारंटी किया जाता था, उस पर नाजिल हो जाता था, उस पर एक्रू हो जाता था जब वो बंदा जन्म लेता था। तो एक राइट जो है, ये एक बंदे को, एक पर्सन को एक्रू हो जाता था, पहले की बात है, ये उस बंदे को एक्रू हो जाता था जब वो बंदा जन्म लेता था। यानी कि कोई भी बंदा जब अपनी माँ की कोख से जन्म लेता था तो उसको ये राइट जो है, हुकूक जो है, वो उसको एक्रू हो जाते थे। लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स हैं,
उनको लगा कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये जो राइट्स है ये एक बंदे को एक्रू हो जाते हैं, ये एक बंदे को एक्रू हो जाते हैं, राइट्स एक बंदे को एक्रू हो जाते हैं जब ये बंदा जो है माँ की कोख में ही होता है। व्हेन ही इज इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, व्हेन दिस पर्सन इज इनसाइड द वॉर्म ऑफ द मदर, जब ये बच्चा माँ की कोख में बनना शुरू हो जाता है तो इसके ये राइट्स वहीं से एक्रू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करेंगे राइट टू लाइफ की। तो आपको जो ज़िंदा रहने का जो हुकूक है, जिसको हम राइट टू लाइफ कहते हैं, यानी जहाँ पे आपकी ज़िंदगी की प्रोटेक्शन दी जाती है, वाई देयर इज़ अ प्रोटेक्शन टू योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन आपको मिलती थी जब ये बंदा जन्म लेता था। when it originates as a person from the womb of the mother, when it takes the birth from the womb of the mother, जब ये माँ की कोख से जन्म लेता था और एक शख्स की सूरत में ये सामने आता था तो इसको ये राइट्स एक्रू हो जाते थे। लेकिन लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते हैं। आज हम कहेंगे कि जब ये बंदा माँ की कोख में बनना शुरू हो जाता है, यानी जब माँ की कोख में ये एक एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाती है, जब एक एम्ब्रियो बनता है तो वहीं से इस एम्ब्रियो के बनने से ही इसके जो राइट्स है इसको एक्रू हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देयर इज़ वन ऑफ द हीनियस क्राइम जिसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड जिसको हम कहते हैं। तो यानी जब ये बच्चा माँ की कोख में बनना शुरू हो जाता है तो इसको जो राइट एक्रू हो जाता है, दैट इज़ राइट टू लाइफ। तो इसकी ज़िंदगी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी, इसकी ज़िंदगी के साथ आप खेल नहीं सकते हो। यानी इसको जो ज़िंदगी अल्लाह ने बख्शी है, आप एक स्टेट इसके राइट्स को रिकॉग्नाइज, सोसाइटी इसके राइट्स को रिकॉग्नाइज करती है और स्टेट इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, इन्फोर्स करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में, मॉडर्न वर्ल्ड में, हम अगर कहेंगे कि जो राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, वो इंसान को उसी वक़्त से मिलने शुरू हो जाते हैं जब वो बंदा माँ की कोख में बनना शुरू हो जाता है। और ये राइट्स जब वो फिर धीरे धीरे बढ़ता है, ये राइट्स उसके साथ एक्रू हो जाते हैं और इसके साथ रहते हैं जब तक ये बंदा इस दुनिया लाफानी में ज़िंदा है। इवन कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो ये भी कहते हैं, कानून ये भी कहता है कि इसके राइट्स उस वक़्त ख़त्म नहीं होते हैं जब ये बंदा मर जाता है, तो मरने के बाद भी इसके राइट्स इसके साथ रहते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल राइट टू गिव ए रेस्पेक्टेड ब्यूरियल, या इसको हम कहते हैं राइट टू गिव ए डिग्निफाइड ब्यूरियल। इट इज़ ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। यानी आप मुर्दे के साथ उसके राइट जो है उनको प्रोटेक्ट करना है। यानी आपको एक मुर्दे को एक डिग्निफाइड ब्यूरियल देना है, उसको दफन करना है एक मुनज़्ज़म तरीके में। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो बंदा मर जाता है, जो डेड हो जाता है, इसके राइट्स डेड नहीं होते हैं, इसके राइट्स इसके साथ जाते हैं, इसके हुकूक इसके साथ जाते हैं। तो इसके हुकूक मरने के बाद भी इसके साथ होते हैं। सो दिस राइट्स जो होते हैं, ये जो हुकूक होते हैं, ये माँ की कोख से जब एक बच्चा बनना शुरू हो जाता है, इसको ये राइट्स एक्रू हो जाते हैं। फिर ये आगे जाता है तो इसके राइट्स इसके साथ साथ बड़े भी हो जाते हैं, इसके साथ रह जाते हैं। और जब ये बंदा मर जाता है तो इसके साथ ये राइट्स उसके मरने के बाद भी उसके साथ होते हैं। तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि ठीक है, आपको एक कानून ने एक राइट दिया है, लेकिन ये राइट जो आपको मिला है, दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपको, आप जो मर्जी है वो करेंगे क्योंकि आपको हुकूक मिला है। देयर आर सर्टन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस विद दिस राइट। फॉर एग्जांपल, कानून में एक मैक्सिम है, देयर इज़ अ मैक्सिम इन द लॉ दैट यू कैन नॉट रेज योर फिंगर, यू कैन नॉट रेज योर फिंगर
till it touch the nose of any other person. यानी आप उंगलियां उतनी ही उठा सकते हो, आप उंगलियां खड़ा उतनी ही उठा, आप उंगलियां उतनी ही फैला सकते हो कि ये किसी की नाक को टच ना करें। यानी उतना आप फैला सकते हो जहां तक किसी की नाक सामने। इट मीन्स दैट ये लिटरल मीनिंग में इसकी बताता हूं, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है ये है कि आप राइट्स को उतना ही एक्सरसाइज कर सकते हो, आप राइट्स को उतना ही एक्सरसाइज कर सकते हो ताकि ये किसी और को प्रॉब्लम, ये किसी और को कोई मुश्किलात ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट खेलते हो, आप अपने सहन में क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट उसी लेवल तक खेल सकते हो कि आप अपने हमसायों के शीशे तो नहीं तोड़ सकते। आपको हुकूक है क्रिकेट खेलने का, यू हैव अ राइट टू प्ले द क्रिकेट, बट दिस राइट इज़ नॉट कि आप इतना खेलोगे कि आप हमसाये के मकान के शीशे तोड़ोगे। सो दैट इज़ नॉट द, सो देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये है कि ताकि ये जो आप राइट एक्सरसाइज करते हो, ये राइट आप उसी लेवल तक एंजॉय कर सकते हो सो दैट इट विल नॉट हार्म और हर्ट अदर्स, ताकि ये बाकी लोगों को हार्म ना कर सके, ताकि ये बाकी लोगों को इज़ा ना पहुंचा सके। सो वी कैन से दैट अगर हम राइट को डिफाइन करेंगे, अगर हम राइट को डिफाइन करेंगे, सो वी कैन से दैट राइट्स आर we can say that these are reasonable claims। तो हम क्लेम्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे रीजनेबल क्लेम्स। तो आपकी क्लेम जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी आप क्लेम उसी लेवल तक कर सकते हो सो दैट इट विल नॉट हर्ट और हार्म एनी अदर पर्सन। सो वी कैन से दैट इट इज अ रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। So we can say the rights are reasonable claims of a person recognized by the society and sanctioned by the law। and sanctioned by the law। और जहाँ तक इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, यानी हिंदुस्तान दुनिया की मशहूर जमहूरी मुल्क में तस्वुर किया जाता है। सो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विच इज़ वी फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया, उन्होंने कुछ राइट्स को इंसान के बुनियादी हुकूक तस्वर किया। यानी इन्होंने कहा कि दीज राइट्स आर फंडामेंटल टू द नेचर, और आप स्टेट को बताया कि आप जो ये राइट्स हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं, स्टेट किसी भी सूरत में इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट टू द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाते हो किसी के राइट को एंजॉय करने में, जो दिस रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, जो उस वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा था, यानी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा था, देखा था। और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज अ मैक्सिम जिसको हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। देयर इज वन डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ राइट्स। तो इस बिल ऑफ राइट्स को उन्होंने पढ़ा था, और बिल ऑफ राइट्स में इन्होंने कुछ प्रोविजन को उठाया, कुछ राइट्स को उठाया और अपने लोगों के लिए, ये जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं उनके लिए रखा। दीज राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, या जिसको आप कहते हैं बुनियादी हुकूक जो एक इंसान को मिलते हैं एक स्टेट में। तो ये बुनियादी हुकूक इन्होंने कहाँ से लाया?
ये इन्होंने यूएसए से लाया, अमेरिका से लाया, और अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स जो है वहाँ से लाया, वहाँ से बारो किया, वहाँ से इसको पढ़ के पहले देखा, फिर वहाँ से उसको लाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी। आर्टिकल 12 से 35 और पार्ट 3 of the Indian Constitution. So part 3 from Article 12 to 35, it deals with the fundamental rights. और ये जो पार्ट 3 है, ये जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा हम किसको कहते हैं? देखिए, ये जो मैग्ना कार्टा था, ये मैग्ना कार्टा, इट वाज ए चार्टर ऑफ राइट्स, it was a charter of rights. So the Magna Carta was charter of rights issued by King John of England. तो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जो था, उसने एक चार्टर बनाया, उसने एक ड्राफ्ट किया, एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें लोगों को हुकूक दिए गए, और ये इसने 1215 में बनाया था। तो उस डॉक्यूमेंट को, उस चार्टर को जिसमें लोगों के हुकूक दिए गए थे, उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये जो पार्ट 3 है, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दिस आर गारंटीड टू ऑल पर्सन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, कास्ट, क्रीड एट्सट्रा। ये हर किसी, जो भी बंदा हिंदुस्तान में रहता है, उसके लिए दीज राइट्स आर गारंटीड। And these rights are meant for promoting the ideal of the political democracy, and these rights aim at establishing a government of laws and not of men, and these rights are guaranteed and protected by the constitution. तो ये वो हुकूक है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है, to all persons without any discrimination, and they uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, the larger public interest and the unity of the nation. तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे। फिर एक फंडामेंटल जिसको हम कहते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31, उसको अमेंड किया गया, उसको डिलीट किया गया बाय द 44, जो 44 में तरमीम हो गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, 78 में। और इसमें जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा के एक लीगल राइट बनाया गया, आर्टिकल 300A, और पार्ट 12 में उसको जगह दी गई थी। सो टुमारो वी विल डिस्कस वन बाय वन, और कल हम दीज 6 फंडामेंटल राइट्स, जो रिमेनिंग 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में कल हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। और सबसे पहले हम उठाएंगे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।